उत्तराखंड के सीमांत जनपद उत्तरकाशी का बंगाण क्षेत्र प्रकृति, संस्कृति और परंपरा की त्रिवेणी है। इसी क्षेत्र की मोरी तहसील में बसा एक सुंदर, समृद्ध और आत्मनिर्भर गांव मोंडा। यह गांव बंगाण की आत्मा है, जो हिमालय की ऊंचाइयों के बीच बसा होकर भी अपनी जड़ों से गहराई से जुड़ा हुआ है। मोंडा गांव तक पहुंचने का सफर जितना रोमांचक है, उतना ही मनमोहक भी। देहरादून से पोंटा, सिलाई हिमाचल, त्यूणी और आराकोट की पहाड़ी राहों से गुजरते हुए जब आप मोंडा पहुंचते हैं, तो लगता है जैसे समय थम गया हो और प्रकृति मुस्कुरा उठी हो। नमस्कार, दूरदर्शन उत्तराखंड की टीम पहुंच चुकी है सीमांत जनपद उत्तरकाशी के सीमांत गांव बंगाण क्षेत्र के मोंडा गांव में। मोंडा गांव की बहुत तरह की विशेषताएं हैं। यहां के लोग स्वावलंबी हैं, स्वरोजगारी हैं और बागवानी के क्षेत्र में उत्कृष्ट काम करते हैं। यहां से बस हिमाचल प्रदेश शुरू हो जाता है। तो आपको ले चलता हूं मोंडा गांव और आपको रूबरू कराऊंगा मोंडा गांव की संस्कृति से। यह पूरा क्षेत्र सेब की खेती के लिए प्रसिद्ध है। यहाँ के लोग खेती, पशुपालन और बागवानी से आत्मनिर्भर हैं। इसलिए इस गांव में पलायन ना के बराबर हुआ है और यही इनकी समृद्धि की पहचान भी। मोंडा गांव में मेरे साथ एक ऐसी शख्सियत है जो यहाँ के बहुत ही जाना पहचाना चेहरा है और बागवान है, बहुत ही प्रगतिशील बागवान हैं। हम उनसे जानते हैं कि मोंडा गांव की खासियत क्या है और सेब के पैदावार के लिए, सेब के बागवानों के लिए क्या यहाँ ज़रूरी है, और उनसे जानते हैं। यहाँ सबसे पहले सेब का ही सारे सेब पर ही निर्भर है। यहाँ टोटल खेती है, बाकी हमारी दूसरी खेती बाड़ी होती नहीं है। मतलब दाल वाल होती है, वो अपने सिर्फ वहाँ तक मार्केटिंग तक को सीमित नहीं है। मार्केटिंग तक हमारा सिर्फ सेब ही जाता है। तो इस गांव में, हमारे इस गांव में लगभग 80-82 परिवार रहते हैं। सबके अपने पर्सनल, सबके अपने बाग है, बगीचे हैं सबके। लगभग यहाँ से 50-60 हज़ार पेटियाँ, अगर बढ़िया फसल लगे तो 50,000 के आसपास पेटियाँ यहाँ से बॉक्स निकल जाते हैं, सेब के बॉक्स निकल जाते हैं। और थोड़ा और भी थोड़ी ज़्यादा भी निकले, थोड़ी सरकार अगर थोड़ी हमारा रोड वोड की थोड़ी समस्या ठीक कर दे, बस यहाँ हम और कुछ नहीं, हमें मार्केटिंग तक पहुँचाने में बहुत दिक्कत होती है। जब बरसात में सेब मार्केटिंग, पिछले साल भी हमारा बहुत सेब बर्बाद हो गया था। मतलब बहुत ज़्यादा, पहले तो ओले की मार हो गई, ओलों ने मार दिया ऊपर से, फिर उसके बाद जो है मार्केटिंग तक सेब नहीं पहुंचा, मार्केट तक पहुंच नहीं पाया सेब। आत्मनिर्भर के लिए भी, आत्मनिर्भरता के लिए ही जो है हमारा ये गांव, मतलब हम अपने आत्मनिर्भर रह सकते हैं। हमारे इतने बगीचे, इतने बागों, हमारे बाग बगीचे लगे हुए हैं। यहाँ से पलायन भी बहुत कम है, पलायन ज़्यादा नहीं है। यहाँ से लोग अपने पे निर्भर है सारे, ऐसी कोई बात नहीं है। मतलब पर इसके बाद भी अगर थोड़ी सुविधाएं और हो जाती, फिर पलायन हमारा जो है बिल्कुल एक तरफ से समाप्त हो जाएगा। हम कोई यहाँ से पलायन नहीं होगा इस गांव से किसी का भी। यहाँ पशुपालन केवल जीविका का साधन नहीं, बल्कि परंपरा का हिस्सा है। हम सेब की खेती करते हैं, इसके साथ साथ जो है मक्खी पालन भी करते हैं, कोई भेड़ पालन करते हैं, छोटा मोटा खेती में अपना जो है दाल सब्जी उगाते हैं। बस गाय पालते हैं हम तो, वैसे जो भेड़ भी पालते हैं कोई लोग। कुछ लोगों की भेड़ है, कुछ लोग जो है वो क्या नाम, बाकी उसका क्या नाम, बगीचों का काम है। यहाँ का हर घर दूध, दही, घी और छाछ से संपन्न है।
यही प्राकृतिक पोषण गांव की ऊर्जा और ताजगी का स्रोत है। जो मैंने खोला है वो कोठार है, मतलब इसमें हमारे राशन का जैसे खाने का सामान रहता है और इसमें आटा चावल सब ये दाल वो सब रहती है। और हमारे यहाँ बर्फ़ ज़्यादा पड़ती इस कारण से कि हम 6 महीने का कोटा पहले से ही रखते हैं। पशुपालन और खेती का यह संगम मोंडा की अर्थव्यवस्था की रीढ़ है। यहाँ के लोग आत्मनिर्भर हैं, स्वाभिमानी हैं। इसलिए इस गांव ने पलायन शब्द को अपनी कहानी से बाहर कर दिया है। हमारे जो ट्रेडिशनल मकान होते थे ये 3 मंजिला मकान होते थे और इसमें सबसे नीचे जो है गाय और बैलों के लिए होता था, उसके ऊपर छोटा एक और कमरा होता था वो भेड़ और बकरियों के लिए, और ये तीसरे मंजिल पे आदमियों के रहने के लिए होता था। और ये मकान जो है लकड़ी और पत्थर से बनाए जाते थे। ये बीच में लकड़ी के बड़े बड़े सलीपरे होते थे और उनमें जॉइंट्स होते थे, उनको काट के उन खांचा बना के उनको जॉइंट्स बनाया जाता था ताकि वो जो है हिले नहीं। ये भूकंप रोधी भी है ट्रेडिशनली। और बीच में पत्थरों की चिनाई होती थी। और ये ऊपर आप देख रहे होंगे कि ये छोटा दरवाज़ा होता था। छोटा दरवाज़ा इसलिए होता था कि यहाँ बहुत सर्दी पड़ती है, बर्फ़ पड़ती है, तो बहुत ठंडा होता था, तो इसलिए ये छोटा दरवाज़ा होता था कि अंदर बैठ के फिर जो है इसको बंद करेंगे तो गर्म रहता था। और चूल्हा भी होता था उसके बगल में आग जलाने के लिए, तो पूरा गर्म रहता था, इसलिए छोटे दरवाजे बनाए जाते थे। हिमाचल प्रदेश से समीपता ने यहाँ की संस्कृति को भी गहराई से प्रभावित किया है। वस्त्र, भाषा और जीवन शैली में हिमाचली और गढ़वाली रंगों का सुंदर मिश्रण देखने को मिलता है। गांव के मध्य में इष्ट देवता नरसिंह और पबासू महाराज का प्राचीन मंदिर है। मंदिर परिसर में देवी की ध्वजा गांव की रक्षा का प्रतीक है। अभी हम मोंडा गांव के मंदिर प्रांगण में हैं, जहां पर नरसिंह देवता और पबासी महाराज हैं। हमारे साथ गांव के बुजुर्ग दौलत सिंह राणा जी जुड़े हैं, उनसे जानते हैं देवता के बारे में। इस हमारा 30 साल रे बरवंश पबासी महाराज का दास है। पोरो के रोडी रोड़ा पाउछेरू पोरडे नाली जाऊँ और उनदेखि आशा एज बड़ी गाँव दी यहाँ इतना चलो तब एवले दर्शन यहाँ भी करेगा, स्वागत। और इतना करा नारसिंह का भी बड़ा हमका पबासी महाराज कुलदेव बड़ो, तब महाराज नारसिंह। और तब हमारी इस जगह में ये तो मुका एजी पूछा है देवरी है जी, चीज साला है महाराज चीज़ बोरवा से दी। और बाकी मंदिर भी शायद ये सो। अब एक बुजुर्ग के पूछो मुई कि तुमको होला पता कितना बनो दियो कि कोई पता न थी ना तेरा वाला मुंडा कुटरा बोलते थे, कहा बोलते थे ना बस तेत के अगन करा बनो मंदिर है वो 2 साल और अगन करी बात 2 साल अगन करी बात और 200 साल बाकी त्यसके भी ना था पूरा पोते मंदिर किस संधि किस साल दी बनो अनपढ़ था जमाना हम आउँदा आफू अनपढ़ है ऐसे पूछे जी। मेरा हमारा जो कि फर्स्ट था चीहू का थान है जी। ऐसे क्या मेला क्या अगन का लाइन हम जात्रा जुत्रा छाइन थे हमने और छोलिया पार्टी नई पार्टी है यहाँ मेला मारे तो अब कुछ ना होता पर चीहू काम जरूर जाग रही जात रही। और बाकी पंचमी और देवरी बसंत पंचमी आ गया पोर्सी जात 28 तारीख दिए बोल महाराज का डाल कर लूंग दे क्या।
यहीं के ख्याति लब्ध चित्रकार गांव में एक चित्रकला संग्रहालय भी बना रहे हैं, जो इस क्षेत्र की लोक कला और परंपरा का केंद्र बनेगा। गांव में स्थित यह बंगाणी आर्ट फाउंडेशन का कला केंद्र है और हम इस कला केंद्र के बारे में फाउंडेशन के मेंबर अमित से जानते हैं कि ये कला केंद्र आगे क्या क्या करने वाला है। मेन उद्देश्य बंगाणी आर्ट फाउंडेशन का ये है कि जितने भी नॉर्थ के जितने भी राज्य है, लाइक हिमाचल, उत्तराखंड, जम्मू एंड कश्मीर, इनके जो यंग आर्टिस्ट है जिनको ज़्यादातर लोगों को एक्सपोज नहीं मिलता है, उन बच्चों के साथ, उन आर्टिस्टों के साथ काम करना कह सकते हो एक अमर्जिंग आर्टिस्ट है। तो फाउंडेशन का मेन उद्देश्य उनके कैंप करवाना, उनके साथ फाउंडेशन का शो करवाना, अवार्ड दिलाना, और फाउंडेशन उनके साथ वर्कशॉप भी करती है। तो ये जो कि आज तक कभी हुआ नहीं है। पहाड़ी कह सकते हैं, पहाड़ के जो जितने भी दूर दराज के राज्यों के स्टूडेंट कह सकते हो एमर्जिंग आर्टिस्ट के साथ, जो कि यूनिक और एक बहुत ही सराहनीय काम कर रही है बंगाणी आर्ट फाउंडेशन। मोंडा से ही एक रास्ता प्रसिद्ध चायशील बुग्याल की ओर जाता है, जो ट्रैकिंग प्रेमियों के लिए आकर्षण का केंद्र है। 2017 में उत्तराखंड पर्यटन ने चायशील बुग्याल ट्रैक को इसके शानदार परिदृश्यों के लिए वर्ष का सर्वश्रेष्ठ ट्रैक घोषित किया था। यात्रियों के लिए मोंडा एक बेस कैंप की तरह है, लेकिन सुविधाओं की कमी के चलते पर्यटक उत्तराखंड की बजाय हिमाचल के रास्ते इस घाटी की सैर कर रहे हैं। यदि राज्य सरकार इस क्षेत्र को पर्यटन की दृष्टि से विकसित करे, तो यह गांव उत्तराखंड के पर्यटन मानचित्र पर विशेष पहचान बना सकता है। यहाँ से फिर जो है 5 दिन का ट्रैक है। यहाँ दुनपुर होते हुए और ऊपर कावटिया और भूता होते हुए फिर जो पहाड़ियों का रेंज दिख रही है आपको, सबसे पहले जो पहाड़ी दिख रही है ये यहाँ से लेके दूसरी जो पहाड़ियाँ हैं, तीसरी पहाड़ियाँ इस देर से नीचे, और सबसे टॉप में जो पहाड़ी दिख रही है ये कुशमोल्टी है। इसकी 4200 हाइट है और ये पूरी पहाड़ियों में जो है बहुत बुग्याल है और बहुत सुंदर जड़ी बूटियाँ और बहुत सारे सुंदर फूल वगैरह यहाँ पे मिलते हैं। और यहाँ के लोकल लोग भी यहाँ पे भेड़ वगैरह अपने गर्मियों में ले जाते हैं और यहाँ से ट्रैकिंग होती है। और ये इतनी खूबसूरत जगह है ट्रैकिंग के लिए। अगर सरकार थोड़ा सा इसमें कनेक्टिविटी अच्छा करे, रोडों की व्यवस्था अच्छी करे, इसका प्रचार प्रसार अच्छा सा हो, तो ये एक जो है टूरिस्ट हब के रूप में, एक ट्रैकिंग हब के रूप में ये बहुत अच्छा विकसित हो रखा है। इस बार तो दुर्भाग्य से बारिश नहीं हुई है, नहीं तो इस समय आपको पूरी सफ़ेद ये पहाड़ियाँ दिखाई देती। तो इस समय बारिश न होने से ये नंगी पहाड़ियाँ दिखाई देती है और बहुत ही सुंदर पहाड़ियाँ हैं। तो इसको जो है सरकार से हमारी ये अपील है कि अगर इसमें थोड़ा ध्यान दें तो लोगों को रोज़गार मिलेगा और लोगों यहाँ पे जो है इसको एक्सप्लोर करने का पूरी दुनिया के लोगों को मौका मिलेगा। और बहुत ही सुंदर है। ये 5 दिन का ट्रैक है टोटल और बहुत ही सुंदर ट्रैक है। इन दिनों गांव में चारों ओर उत्सव का माहौल है। मरोज का पर्व चल रहा है। मरोज उत्तरकाशी की रवाई और बंगाण क्षेत्र का माघ मास में मनाया जाने वाला प्रमुख पर्व है। यह केवल एक त्योहार नहीं, बल्कि जीवन की रफ्तार को थामकर सामुदायिकता और उल्लास का उत्सव है। मरोज की शुरुआत बूढ़ी दीपावली के 1 माह बाद लगभग माघ की पूर्णिमा तक होती है। इस पर्व की सबसे विशेष बात यह है कि इसे पूरा महीना मनाया जाता है। इसे माघी मरोज भी कहा जाता है, जो परंपरागत रूप से ससुराल गई बेटियों को, जिन्हें दियाटुड़ी कहा जाता है, मायके बुलाने का अवसर होता है। ये पोष के महीने में हमारा जो है लास्ट में संक्रांत से पहले 6 दिन पहले से शुरू होता है हमारे यहाँ ये पोष का त्यौहार। और इस समय क्या होता है कि बर्फ़ रहती है, इस समय तो नहीं पड़ी है, बर्फ़ रहती है और जो गांव जो मवेशी लेके, भेड़ बकरी लेके डांडे कांठों में जाते हैं वो भी घर आ जाते हैं। घर का जो खेती बाड़ी का वो भी काम कम होता है। तो ये त्यौहार उत्सव के रूप में मनाया जाता है और ये 6 दिन लगातार चलता है। इसमें पहले दिन जो त्यौहार होता है उसको बोलते हैं लौटक्याज।
उस दिन वो बाड़ी बनता है आटे का और पानी का मिला के, उसमें कोई गुड़ डालते हैं या नमक डालते हैं, तो उसको घी और शहद के साथ खाया जाता है। तो वो लठक्याच त्यौहार होता है। उसके अगले दिन वो बोलते हैं चुरियाच। चुरियाच में देवता का जो मंदिर होता है, देवता के मंदिर में सभी घरों से थोड़ा थोड़ा चावल दिए जाते हैं और चावल बनाया जाता है, उसमें थोड़ा मांस डाला जाता है और वो चावल को फिर प्रत्येक घर में प्रसाद के रूप में उसको बांटा जाता है। फिर घर में भी जो है उसको भात और दाल खाते हैं, घी। ये चुरियाच का त्यौहार होता है। और जो तीसरे दिन का त्यौहार होता है, उस दिन जो है मांस की और चावल की खिचड़ी बनती है और उसके साथ दाल और घी, उसको बोला जाता है किसरियाच। तो घी जो है, ऐसा जो ट्रेडिशन था हमारा उसमें ये था कि स्पेशली इसके लिए स्पेशली जो हैसियत के हिसाब से 4 किलो 6 किलो इस तरह से रखा जाता था और प्रत्येक सदस्य को बराबर उसको बांटा जाता था। और उसके साथ जो है एक जो भंगजीरा है, भांग के दाने हैं और अफीम के जो दाने हैं, पोस्त के दाने जिनको बोलते हैं, उनको और अखरोट, इनको पीस के जो है इसको बुरादा बनाया जाता है, उसको बुरूड़ा बोलते हैं, उसको खाया जाता है। तो ये कृषियाच होता है। और शाम के समय नॉन वेज का चलन है यहाँ हमारे इसमें। जो त्योहारों में ये जो है दूसरे दिन से शुरू होता है और तीसरे दिन भी शाम को नॉन वेज होता है। और चौथे दिन का जो त्यौहार होता है वो होता है दौंदियोण बोलते हैं उसको। दौंदियोण में हमारा सीढ़ी बनती है और उसमें पोस्त या जो है मंगजीरा का जो दाने होते हैं उनको भून के, उनको पीस के, उनका मसाला बना के उनका भरा जाता है और स्टीम में पकाया जाता है उसको। स्टीम में भी जो है पतीले के अंदर डंडियों से उसको करा जाता था और घास से उसको लेयर बनाई जाती थी और उसको जो है पकाया जाता है और घी के साथ उसको खाया जाता है। और जो 5वें दिन का त्यौहार है उसको बोलते हैं उदोखो। उस दिन जो है फाफरा और ओगल, चौलाई, इनके जो है चीला टाइप में बनता है, हमारे यहाँ उनको बोलते हैं लौटुड़ी, वो बनता है और उसको खाया जाता है घी और शहद के साथ। और जो छठा त्यौहार होता है जो मकर संक्रांति के दिन होता है, वो उसको बोलते हैं साजा। उस दिन जो है बहुत सारे पकवान बनते हैं, तो उसके बड़ियाँ बनती है, माश की बड़ियाँ, पूरियाँ, दाल चावल, बहुत सारी चीज़ें बनती है। और जो ये 4-5 दिन पहले से भी जो भी बनाया जाता है, जो भी पकवान बनाए जाते हैं, उनको भी कुछ बचाया जाता है और या तो उनका कुछ मटेरियल बचाया जाता है, उस दिन उसको दोबारा बनाया जाता है। तो ट्रेडिशन ये था कि उस दिन जो है साजे वाले दिन खाने के बाद शाम के समय जो हमारी दिहाड़ियाँ होती है उनके घर में इसको ले जाया जाता था, उसको पोलियार बोलते हैं, उनका हिस्सा उनके घर में पहुंचाया जाता था। और उसका जो ये पोष का त्यौहार है और इसका जो है 8वें दिन अठखोड़ा मनाया जाता है। उस दिन इस त्यौहार का एक तरह से समापन माना जाता है। उस दिन नॉन वेज बनता है और उसके बाद पूरे माघ के महीने में जो हमारे दिहाड़ियाँ होती है, जैसे जो हमारे यहाँ ब्याह के आई है तो हमारे जो लोग हैं वो उनके मायके जाती है, जो हमारे यहाँ से बाहर गई हैं तो वो हमारे यहाँ आते हैं। तो पूरे माघ के महीने में वो आना जाना लगा रहता है, उसको मोगोज बोलते हैं हम, पूरे महीने चलता है। और उसमें जो है मेल मिलन का ये त्यौहार होते थे और इस तरह से ये त्यौहार मनाया जाता है और खूब सेलिब्रेट किया जाता है। और शाम के समय ये होता था कि लोग, जो गांव के लोग थे, वो सुबह उठ के किसी के घर में गए तो वहीं चाय पानी पिया, अपना एंजॉय किया और उसके बाद जो है नाच गाना हुआ। फिर जिसके से यहाँ नाश्ते के समय गए तो नाश्ता वहीं हो गया, फिर खाने के समय रात को जहाँ पहुँचे वहीं हुआ। रात को जो है गाना वाना करके और छोड़े लामण, ये सब पूरा अद्भुत तरीके से इसको मनाया जाता है। यह मौसम न केवल विश्राम का बल्कि संबंधों के पुनः संपर्क का भी समय होता है। इन दिनों खेतों का काम समाप्त हो चुका होता है और ठंड का मौसम लोगों को घरों में एकत्र करता है। गांव के लोग अपने सगे संबंधियों, पड़ोसियों और मित्रों के साथ भोजन, गीत, नृत्य और मेल मिलाप में डूब जाते हैं। मरोज के दौरान घर घर में मांसाहारी व्यंजन बनते हैं और मिठाइयों में सीढ़े, डिंडके और स्थानीय पकवानों की सुगंध हर घर में फैली रहती है। मोंडा गांव के लोग अपनी विशिष्ट मेहमान नवाजी के लिए प्रसिद्ध हैं।
त्योहारों के समय वे अतिथियों का दिल खोलकर आवभगत और सत्कार करते हैं, जिससे हर आगंतुक अपनेपन से भर उठता है। दर्शकों, आजकल उत्तरकाशी के तमाम गांव में यानी कि टॉस और यमुना घाटी में त्यौहार का माहौल है और हम मोंडा गांव में हैं, तो हम एक परिवार में बैठे हुए अभी, और त्यौहार की अलग अलग दिन की अलग अलग की तैयारी चल रही है। आज क्या तैयारी है, हम सीधे हमारे साथ एक बहन जी हैं, उनसे बात करते हैं कि किस तरह की तैयारी आज के दिन की त्यौहार की चल रही है। हमारे यहाँ त्यौहार चल रहे हैं, तो हम लोग सब लोग बच्चे लेके घर आ रखे हैं, आजकल छुट्टियाँ हैं, और तो फिर हम त्यौहार बनाते हैं। आज तो छठवां त्यौहार है हमारा। अच्छा, ये आज क्या बना रहे हैं हम आप? सीढ़ी बना रहे हैं। तो कैसे क्या इसके लिए आटा गूंदते हैं, और हमारे यहाँ जैसे अफीम के दाने, भंजीर के दाने, बस इन चीज़ों से इनको अंदर भरते हैं और इनकी बनती है। ये कैसे तेल के साथ बनता है? नहीं, ये ऐसी बनती है, पानी में स्टीम देते हैं इसमें ना, फिर वो बन जाती है। अच्छा, ये और भी आपने रखा हुआ है? और ये वो है, क्या बोलता है इसको, हम शाकुली बोलते हैं अपनी भाषा में, लेकिन पापड़ होते हैं। अच्छा, ये भी मैदा के बनते हैं, फिर सुखाते हैं, फिर इनको तेल में तलते हैं, फिर ऐसे बन जाती है। तो आज त्योहार में मेहमान भी आने वाले हैं? हाँ जी, जब हमारे त्योहार शुरू होते हैं तो हमारे बहुत मेहमान आते हैं। अभी हम मोंडा गांव में दूसरे घर में पहुंच गए हैं और यहाँ पर सारी बहनें, माताएं अलग अलग पकवान बना रही है। त्योहार का माहौल है तो निश्चित ही अलग अलग पकवान बना रहे होंगे। तो जानते हैं, दीदी से पूछते हैं कि क्या बना रहे हैं आप। आप देख रहे हैं इधर, दीदी आप क्या बना रहे हैं? हम सिडकू बना रहे जी। सिडकू? हाँ जी। अच्छा, कैसे बनता है ये आटा का और उसका आलू का वो पड़ता है उसमें बेड़न ना। अच्छा, तब बनता है। ये नमकीन है कि मीठा है? नमकीन है जी। अरे वाह वाह। तो इधर दूसरी बहन भी है, उनसे भी जानते हैं। ये क्या बना रहे हैं आप? हम सीढ़ी बना रहे हैं जी। अच्छा अच्छा, कैसे बनता है ये थोड़ा बता। हमने पहले आटा गूंदा, फिर उसके बाद आलू बॉईल किए, भंजीरा पीसा, फिर उसको मैच किया। अच्छा। फिर हम इस तरीके से हम सीढ़ी बनाते हैं, इसके अंदर बेसन डालते हैं। ये नमकीन बनती है, मीठे अलग से बनते हैं। ये आज त्योहार है? हाँ जी, इस चीज़ का आज त्योहार है। हाँ। अभी हम थोड़ी देर में अस्के बनाने वाले। उत्सव के समय गांव के चौक में और मंदिर परिसर में महिलाएं पारंपरिक परिधान में सुसज्जित होकर छोड़े गीत गाती हैं। तेरे देवुने पवास्या युवानी बिजांदो जेट मोना सुचिनो नैना हे भगवान लाडू बरिणो सवाई पेट तेरे देवुना पवासी देवा कुकड़ा भाषालो मोर हमारी बारी डेंडी लगी इंधे से बोशाला भाइयोर दे दू चल जावा स्वा मेरो दृणो जीव भोग के छुटे जिनौला हे भगवान चुन्यालो छुटो सवाई तेरे यो चढ़े मासवा देवा गुप्ते गुरे मोर हमारी गारी रे युनोई ये ताबोशने सिए
zandu chupuke lobana jane dokwa bore bora ke shay bolya bhagwana chhodani sri den vai saga Geigi kakeri, geigi yo, shirara munda, dura denora, shaur, kuna boshe, loyai, rao, gunde. Lao lamana lawe bevara bonga koi shunada tiriye koi shunada baduwe o tonga lao lamna lawe bevara bonga tu naida shongiye au launde apde ronga lau lamna jinibe kino jalo murkha podada shunda surkha jinida khodiyo khalo देवा पबसिया रे तेरो पिते लूडोला बे तेरे करुड़ा चक्रे ई मेरो कराले शुणबा उपरो बोला हाटारे दुर्गा दुपना बड़ाले पाचे बा तू चाइडा दिउटुओ ई आउबा चाइ रे शुणबा दीवारे बाटे युवा अपने पारंपरिक वाद्य ढोल दमाऊ रणसिंगा की धुनों पर तांदी नृत्य करते हैं। हर घर में उत्सव की चमक और हर चेहरे पर संतोष की मुस्कान दिखाई देती है। मरोज का यह पर्व केवल मनोरंजन नहीं, यह पीढ़ियों को जोड़ने वाला सांस्कृतिक एकता का उत्सव है।
गांव में त्यौहार का माहौल है और त्यौहार में गीत नृत्य न हो तो त्यौहार का अधूरा होना लाजमी है। लेकिन गांव में ही एक बहुत ही लोकप्रिय गायक हैं करुण बंगाणी, हमें मिल गए और हम उनसे सुनते हैं बंगाणी गीत। हेरी लाए बरी खोदी बधु कटी गोड़ा रोई गोआ, हेरी लाए बरी खोदी बधु कटी गोड़ा रोई गोआ, हेरी लाए आज रातिए माइए मुझो सुपना, हे मिलाए आज रातिए माइए मुझो सुपना। इसके अलावा कुछ और गाना है? हाँ है एक दूसरा गाना गाना जो भी आप हमारा सुना सकते हैं? ट्रेडिशनल सॉन्ग है, हाँ उसको सुनाऊंगा। क्या बात है, बिल्कुल। सदा रही गो बउए तेरो मुए टू बांगोरे, सदा रही गो बउए तेरो मुए टू बांगो, बोलो टेलरी रे ने डोको दामोए गोरिलो जांगो रे, टेलरी रे ने डोको दामोए गोरिलो जांगो, बोलो ए जीबूशो शेउरियो पोरी दियो जाने रे, ए जीबूशो शेउरियो पोरी दियो जाने, बोलो मेरे बाबरे बकरे तोए सोई जदू आने रे, मेरे बाबरे बकरे तोए सोई जदू आने। तो गांव में आपने सुना अभी गीत करुण बंगाणी का, लेकिन गांव में प्रतिभा की कोई कमी नहीं है। तो आइए एक दूसरे गायक ऋतिक बंगाणी हैं, उनसे सुनते हैं उन्हीं के गीत। हो तांदो लगी हारुलो बे ढोलो लगी गुरो, शुण गाँवेरी छोरी गे ढोलो लगी गुरो, हो तांदो लगी हारुलो गे ढोलो लगी गुरो, शुण गाँवेरी छोरी गे ढोलो लगी गुरो, वो तेरी नजरों ने किया दिल चकना चूरो, शुण गाँवेरी छोरी गे दिल चकना चूरो, हो तेरी नजरों ने किया दिल चकना चूरो, शुण गाँवेरी छोरी गे दिल चकना चूरो, हो त्यूणी रे ओ त्यूणी रे बाजारो दी तू टेढ़ी मेढ़ी चालो, ओ शुण गाँवेरी छोरी गे टेढ़ी मेढ़ी चालो। मोंडा गांव के लोग आत्मनिर्भर और मेहनती हैं, परंतु कुछ सुविधाओं के विस्तार हेतु वे सरकार से सहयोग और सहायता की अपेक्षा रखते हैं, ताकि यह सुंदर क्षेत्र और अधिक विकसित होकर पर्यटन और समृद्धि का केंद्र बन सके। गांव में हम हैं तो गांव में प्रधान से मिलना लाजमी है। मेरे साथ मोंडा गांव के प्रधान हैं, उनसे जानते हैं कि गांव की क्या अच्छाई है और गांव में आप आने वाले दिनों में क्या अच्छा करने जा रहे हैं। तो चलिए प्रधान से आपको मिलवाते हैं। ऐसे अभी तो मुख्यालय से हमारा गांव कम से कम 80 किलोमीटर दूर है, और जो मेरा विज़न है 5 साल का, अभी तो मैं नया हूँ, अभी तो हमें 4 में मंथली हुए हैं, और जो मेरा विज़न है जैसे हमारे यहाँ चांचल ट्रैक, उसको मैं भारत के मानचित्र में देखना चाहता हूँ कि यार कि चांचल भी कोई स्थान है। दूसरा है विद्यालय को दुरुस्त करना, और तीसरा है सड़कें, जो हमारे रास्ते हैं मूल सुविधा है, और तीसरी हमारी जो वो है बागवानी के, जो मेरा पूरा गांव बागवानी पे निर्भर है, उसको थोड़ा सा मैं दुरुस्त करना चाहता हूँ कि चलो हमारे बागवानों को कोई दिक्कत ना हो। हर साल हमारे जब भी एप्पल का सीज़न स्टार्ट होता है तो मानसून उस टाइम अति हो जाता है, जिससे हमारी सड़कें सही नहीं हो पाती है। हमारे गांव में लगभग 70-80 परिवार हैं। यहाँ की जो वर्तमान जनसंख्या है लगभग 400-450 है, और मैं चाहता हूँ कि अपने गांव को एक आदर्श ग्राम पंचायत बनाऊं, जिससे ताकि यहाँ के लोग प्लान ना हो, यहीं पे रोजगार मिले युवाओं को। यह गांव अपने देव स्थानों, अपनी बागवानी, अपने गीतों और अपने त्योहार के साथ उत्तराखंड की उस मिट्टी का प्रतीक है, जहां संस्कृति अब भी जीवित है और परंपरा अब भी सांस लेती है। दर्शकों, यह थी हमारी मोंडा गांव की यात्रा। आपको हमने रूबरू करवाया मोंडा गांव की जीवन पद्धति से, यहाँ की संस्कृति से और यहाँ की खेतीबाड़ी से। खास बात यह थी कि यहाँ के लोग बागवान हैं, कृषि के जानकार हैं, और इससे भी बड़ी बात यह थी कि यहाँ की मेहमान नवाजी हम कभी नहीं भूल सकते हैं। आशा करते हैं कि आपको यह हमारा कार्यक्रम पसंद आया होगा। अगली बार हम आपको नए सफ़र में किसी नए गाँव की यात्रा में ले चलते हैं। तब तक के लिए अनुमति दीजिए। नमस्कार।